Hello guys, today we will be discussing our poem A Tiger in the Zoo. This poem is written by Leslie Norris. In this poem, situation of tiger in zoo is contrasted with the situation of tiger in the jungle. We have here session 1. We will discuss grammar section, poetic devices and word meanings and explanation with some more extra questions and answers. This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. Poetic devices. Oxymoron. Here the words are not opposite to each other, but their meaning is opposite. So यहाँ पे हमें ये कह रहे हैं कि हमने कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स होंगे, आप एग्जामिन कर सकते हैं ए एंड बी. सो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम कंपेयर नहीं करेंगे, इनके मीनिंग्स के बेस पे मैंने कंपेयर नहीं करेंगे. इनके मीनिंग्स के बेस पे इनकी जो मीनिंग्स अपोजिट होंगे और इनके मीनिंग के बेस पे हम इन्हें एक सेंटेंस में कंबाइन करेंगे एंड इट विल फॉर्म अ सेंटेंस. सो इफ वी से एग्जांपल फॉर दैट वी हैव ओ लविंग हेट. लविंग इज लव. Love and hate are opposite words, but they are used to form a one single sentence, and that beautifies a particular sentence over here. Assonance, the repetition of a vowel sound within a sentence. यहाँ पे क्या होता है कि vowels जैसे हम जानते हैं A, E, I, O, U. So the repetition है जो repeat होते हैं इनके sound, इनकी जो sound है वो repeat होती हैं within a sentence, and that is called the assonance. Example, they have their exist and entrances. यहाँ पे exist and entrance को pronounce करते time हम we observe that E sound is produced, repeated, okay, twice. So therefore there is assonance in this sentence as a poetic device. Enjayment, when a sentence continues in two or more lines in two or more lines in poem. Example, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. सो बेसिकली एंजॉयमेंट होता क्या है? एंजॉयमेंट ये होता है कि आपके पास सेंटेंस है ए बी. अब आपने उस सेंटेंस को ए बी को डिवाइड कर दिया ए सी एंड बी डी. ए सी एंड बी डी. अब तब आपने उस सेंटेंस को डिवाइड किया है ए सी और बी डी में, तो हम जो पंचुएशन मार्क्स यूज़ नहीं करेंगे. वी विल नॉट यूज़ पंचुएशन मार्क्स इन अ फर्स्ट लाइन. ओके, फर्स्ट लाइन. सो ए सी के बाद हम पंचुएशन मार्क यूज़ नहीं करेंगे. वी विल यूज़ अ पंचुएशन मार्क वट एवर इट इज़ इन अ सेकेंड लाइन विच इज़ बी टी. वाई? बिकॉज वी हैव डिवाइडेड अ वन सिंगल सेंटेंस इनटू टू लाइन्स. हमने यहाँ पे ए सी और बी टी को डिवाइड किया है, इसलिए हमने कि नहीं पंचुएशन मार्क यूज़ करेंगे हमारी फर्स्ट लाइन, बिकॉज जो फर्स्ट लाइन है वो इनकम्प्लीट है without our second line. Okay, so I hope you have understand the enjayment poetic devices. Next we have imagery, the creation of any sensory effect like visual, auditory, olfactory, gustatory, tactile, kinesthetic, organic. सो जो इमेजरी वर्ड है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इमेजिनेशन से कनेक्टेड है. अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि द कंसेप्ट वाज सो लाउड दैट आवर ईयर्स रैंक फॉर डेज आफ्टर. कि यहाँ पे हम ये इमेजिनेशन की गई है कि कॉन्सर्ट इतना लाउड उसके हियर करने के बाद, उसके सुनने के बाद जो उसके कान थे वो बजने लगे थे फॉर मोर देन डेज, फॉर मैनी डेज. ओके, सो इट्स अ इमेजिनेशन, इट कैन नॉट बी पॉसिबल इन एक्चुअल लाइफ. नेक्स्ट वी हैव मेटाफर. इट इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बाय हाईलाइटिंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ टू थिंग्स. अब मेटाफर क्या है? यहाँ पे हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. वी हैव टू टाइप ऑफ कंपैरिजन्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है वो उसमें हम एज लाइक अ वर्ड यूज़ नहीं करते हैं. जो डायरेक्ट होते हैं हम उनमें एज लाइक प्रोड्यूस करते हैं, विच मेक्स अ पोएटिक डिवाइस ऑफ सिमिली. ओके,
सो जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है हमारा वो होता है मेटाफर के अंडर, एंड इन दिस poetic device the quality of the two things which are indirectly compared are highlighted. इसमें जो दोनों थिंग्स होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, वो कंपेयर की जाती हैं इनडायरेक्टली, एंड देयर क्वालिटी आर आल्सो मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. एग्जाम्पल वी हैव, यू आर मॉजर्ड इन डिस्गाइज. अब यहाँ पे हमने ये जो लाइन ली है वो हमें पोएम ली है फ्रॉग एंड डक से, जिसमें फ्रॉग डक से बोलता है दैट मॉजर्ट इज़ अ म्यूजिशियन सिंगर. ओके, तो जो मॉजर्ट है वो, सॉरी, जो फ्रॉग है वो डक से बोलते दैट यू आर अ मॉजर्ट इन अ सीक्रेट वे, यू आर अ सीक्रेट मॉजर्ट inside you, there is a secret mozart inside you. So it's a compliment for duck, and especially it is also mentioned to frog. So here जो मॉजर्ट है वो मेटाफर किया गया है डक के साथ. ओके, नेक्स्ट वी हैव रेपिटेशन. इट इज़ अ रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड ऑफ लाइन टू ले एम्फेसिस. जैसे एग्जांपल, आई होप ऑल आर गुड, आई होप ऑल आर फाइन. रेपिटेशन क्या होता है कि एक वर्ड, एक लेटर नहीं, ना ही साउंड, एक पूरा वर्ड, एक इंडिपेंडेंट वर्ड जो है वो रिपीट किया गया होता है लाइंस में. ठीक है, वो रिपीट क्या होता है लाइन्स, टू और मोर लाइन्स में. जैसे आई होप ऑल आर गुड, आई होप ऑल आर फाइन. सो आई होप ऑल आर, आई होप ऑल आर, ये क्या है, ये रिपीटेशन हो रही है वर्ड्स की. ओके, सो देयर इज अ रेपिटेशन बॉडी डिवाइस इन दीज लाइन्स. नेक्स्ट वी हैव पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन के यहाँ पे आप देखोगे आप पर्सन. सो पर्सोनिफिकेशन से आप देखते हैं पर्सन, तो इसका मतलब है कि पर्सन की क्वालिटी दी गई है किसी चीज़ में. It means to give human quality to an object or a non-living thing. Example, a blue flower smiled at me. अब यहाँ पे हम एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं. एग्जाम्पल है फ्लावर. फ्लावर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. हमने उसे बोला कि वो स्माइल्ड एट मी. स्माइलिंग क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है. सो ह्यूमन क्वालिटी और एक्टिविटी को हमने एक फ्लावर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. दैट इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस. नेक्स्ट वी है कॉन्सोनेंट्स. रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट क्या होता है, E, E, I, O, U को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं दे आर नोन एज कॉन्सोनेंट. सो देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेंटेंस. इट कैन बी एट द बिगनिंग, मिडिल और एंड ऑफ द वर्ड. यहाँ पे ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड नहीं साउंड है, वो रिपीट होती है एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, एंड इट कैन बी एट द बिगनिंग. कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो बिगनिंग में ही हो, मिडिल में ही हो, एंड में ही हो. जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट में कोई लिमिटेशन नहीं है. इट कैन बी एट द बिगनिंग, मिडिल और एंड ऑफ द वर्ड. एग्जाम्पल, हेट इज़ द मोस्ट हेटेड थिंग. अब यहाँ पे जो एच साउंड है वो प्रोड्यूस की गई है, रिपीट हुई है, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉन्सोनेंट. नेक्स्ट वी हैव alliteration. The repetition of a consonant sound, a consonant sound, the start of two or more consecutive adjacent words. यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन है. क्या लिमिटेशन है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट तो होगी, बट एट द बिगनिंग, एट द स्टार्ट. इट कैन बी इन टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स जो एक साथ आते हैं कंटिन्यूसली, or adjacent nearby words. Example, bleeding bug. BB sound is produced and B is a consonant. Next way, onomatopoeia. It is a usage of sound words to create dramatic effect. Okay, so यहाँ पे क्या है कि हम sound produce करते हैं, एक sound mention की गई होती है to create a dramatic effect. Especially it is used for animal sounds like a frog croaked away in the garden. अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं क्रॉक्ड. क्रॉक क्या है, एक साउंड है जो प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉग के थ्रू, एंड हियर इट इज onomatopoeia poetic device. Why? Because croaked word is used, which is a sound of frog. Okay, next we will discuss the word meanings which are used in this stanza. So without word meanings we cannot understand the explanation of this stanza of this poem, so therefore we must go through it. Vivid strips.
ब्राइट कलर्ड। अब जो विविड स्ट्रिप्स वर्ड है उसका मीनिंग होता है ब्राइट कलर्ड, रेज एंगर, लर्किंग हाइडिंग बिहाइंड, bearing uncovered, fangs, sharp teeth of animals, concrete building made by bricks and cement. So, if you like, you can just note them in your notebook or in your book. Now it's time to start with the stanza first. So, we'll just read it. He stalks in his vivid strips, the few strips of his cage, on pads of the velvet quiet in his quiet reach. So rhyming scheme, I hope you all know rhyming scheme. There is no need to give a definition for that. But uh, the best way to find the rhyming scheme of any stanza, any poem, is that just highlight the end words. Just highlight the end words and make rhyming pace. So strips is not rhyming with any of the three words. Therefore, we have A there. Cage and rage rhymes with each other, therefore we put B and B. Quite no rhyming with any of the three words, so C. So this vertical alphabetic representation is our rhyming scheme, which is A, B, C, B. It is not necessary that every stanza of a particular poem must have a single type of rhyming scheme or a particular type of rhyming scheme. Next poet device used this stanza is assonance. So assonance is used in vivid strips. Why in vivid strips? Because I word, the I letter, not word, the I letter, which is a vowel, is produced in consecutive words and it is a assonance. Enjambment, as we know what is enjambment is, he stalks in his vivid. सो आप नोटिस करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसके एंड में कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है एंड उसके सेकंड लाइन में पंचुएशन मार्क है. इट मीन्स दैट जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो इनकम्प्लीट है विदाउट अ सेकंड लाइन. दैट्स व्हाई देयर इज अ एन्जॉयमेंट. मेटाफर है हमारा. मेटाफर थर्ड लाइन टाइगर्स पॉज एज वेलवेट. सो यहाँ पे मेटाफर क्या है कि जो पोएट ने जो टाइगर के पॉज हैं उन्हें एक वेलवेट पैड्स माना है, वेलवेट माना है. दे आर सॉफ्ट एज वेलवेट. सो हियर इज द मेटाफर. रेपिटेशन क्या है? एक वर्ड रिपीट होता है टू और मोर लाइन्स में, एज वी कैन सी इन आवर लास्ट टू लाइन्स. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रिच. So as we can see that quiet word is repeated twice in our last two sentences. Next we have oxymoron. What is oxymoron? We know that in our last line we can see that in his quiet rage. Quiet क्या है? शांत ना, silent रहना. rage क्या है? anger. So यहाँ पे दो opposite meanings एक साथ आके एक sentence में. That's why there is oxymoron. नेक्स्ट ये इमेजरी क्या? इमेजिनेशन. यहाँ पे इमेजिनेशन क्या है कि जो टाइगर है वो जू में है. दैट इज द इमेजिनेशन और इमेजरी पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस स्टैंजा. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन इन सिंपल डायलैक्ट. सो जो ही यूज हुआ है सेंटेंस में, इट रिप्रेजेंट्स टाइगर एंड सिचुएशन इज अबाउट दिस टाइगर इन कन्फाइंड केज ऑफ जू. There is a tiger in the confined cage of zoo which have beautiful or bright color strips on his body or skin. So यहाँ पे पोएट ने ब्यूटीफाई किया है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है टाइगर की, कि उसकी जो स्किन पे ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स हैं, ब्राइट कलर स्ट्रिप्स हैं और वो कन्फाइंड केज है, वो एक केज में है जो जू का है. हिज पॉज आर लाइक वेलवेट. यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है कि जो उसकी पॉज हैं वो वेलवेट पैड्स की तरह हैं. एंड इट इज़ इम्पॉसिबल जस्ट टू हियर फुट स्टेप्स ऑफ हिज. अब वेबल पैड्स होते हैं, उनको आप प्रेस करो, उनको आप फ्लोर पे पैड करो, सो दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. सो हियर द पॉज ऑफ टाइगर इज मेटाफर्ड एज द velvet pads. Okay, so therefore they also do not produce sound. Tiger is personified as a human being, as we have discussed. Is a personification also. He represents tiger. Tiger is unable to move inside the confined cage because it is too small. So tiger यहाँ पे जो movement नहीं कर पा रहा है, move नहीं कर पा रहा है, because there is no space inside the केज ऑफ जू. जो जू के केज में उसे रखा गया है
वो बहुत छोटा है and there is no space to move inside that. That is why he feels unhappy, restless, hopeless. इसीलिए इसी reasons की वजह से वो खुश नहीं है. He tries to control his anger by just walking with his velvet paws which do not produce sound. So रीज़न क्या है उसके एंगर का, रीज़न क्या है उसके गुस्से होने का, कि there is no space to move inside the cage. ही ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर. वो इस एंगर को, जो उसे गुस्सा आ रहा है उसे वो ट्राई करता है कंट्रोल. हाउ? बाय जस्ट वॉकिंग विद हिज वेवल पैड्स. द पोएट हैज़ मेटाफोर द paws of a tiger as velvet paws, therefore they do not produce sound. Next we have second stanza. So now we will discuss the second stanza, which is he should be lurking in shadows, sliding through the long grass, near the water hole where plump deer pass. So the rhyming scheme is A B C B, and we have same vertical alphabetic representation here, and the way to find rhyming scheme is also same with this stanza, or with this, or not with this stanza, with all these stanzas of poem. Imagery poetic device, as we have discussed that imagery poetic device is used in whole poem. The whole poem is on the basis of imagination about tiger in situation in zoo, and about the tiger its situation in jungle. Enjambment, we know what is enjambment in last three lines. As we can see that no punctuation mark is there after the word grass hole, but there is a punctuation mark at the end of the pass. So it proves that sliding through the long grass and near the water hole are the two lines which are incomplete, incomplete without the where plump deer pass line. So this proves there is an enjambment in these three lines, last three lines. Alliteration, we know what is alliteration. Plump deer pass. So there is a sound, consonant sound, which is produced in adjacent words, which is plum and pass. P sound is produced, which proves that alliteration poetic device is used in this stanza. Next we have explanation of the second stanza. Situation is in jungle. In our first stanza we have discussed the situation is about the zoo, and in this stanza situation is about the jungle. In this, tiger is explained in jungle. He would be hiding behind the shadow of long grass near a water body and would be waiting for a deer to pass from there. He would be waiting for the heavy feast or his heavy prey, deer, and this is situation of tiger with all his freedom. यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि जो सिचुएशन है, यहाँ पे पोएट ने टाइगर को जंगल में एक्सप्लेन किया है कि तब वो फ्री होगा, तब वो जंगल में अपने ओन टर्म्स और कंडीशंस पे अपनी लाइफ को जिएगा, लाइफ कंटिन्यू करेगा, तब उसकी सिचुएशन क्या होगी. ही वुड बी हाइडिंग बिहाइंड द शेडो. वो जो ग्रास, लॉन्ग ग्रासेस शेडोज होंगे उनके पीछे छिपेगा. नियर अ वाटर बॉडी, एक वाटर बॉडी के पास जो घास होगी उसके पीछे हाइड करेगा, हाइड होगा, छुपेगा. एंड वुड बी वेटिंग फॉर अ डियर टू पास फ्रॉम देयर. और वो वेट करेगा कि कोई डियर उस टाइम उसके सामने से गुजरे, उसके सामने से पास हो. ही वुड बी वेटिंग फॉर द हैवी फीस्ट. वो वेट करेगा फीस्ट के लिए. फीस्ट का मतलब है यहाँ पे द फूड फॉर टाइगर, एंड द फूड फॉर टाइगर इज डियर. हिज हैवी प्रे. सो प्रे क्या है, जिसे वो खाएगा, एज अ फूड मानता है, फूड कंज्यूम करता है. दैट इज द प्रे विच इज डियर. एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ टाइगर विथ ऑल हिज फ्रीडम. सो ये जो सिचुएशन होगी टाइगर की, तब उसके पास अपना खुद का फ्रीडम होगा. पोइट ने क्या बोला है, कैसा किस टाइप की सिचुएशन होगी. वो लॉन्ग ग्रास के पीछे हाइड होगा, छुपेगा, जहाँ पे एक वाटर बॉडी होगी, उस वो वेट करेगा कि वहाँ से कोई डियर पास हो, एंड ही वुड हैव अ ग्रेट और अ हैवी फीस्ट or a prey which is deer. Next we have stanza 3.
He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his teeth, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So, poetic device used are onomatopoeia, assonance, and gemmant. So, why this onomatopoeia? Because snarling word is used as a sound produced by a tiger in the jungle at the edge of the jungle. Okay, so that's why there is a onomatopoeia in this stanza. Next we have assonance. Assonance in a first line should around houses. So the O sound is produced continuously, and O is a vowel. That's why assonance is used. Second line, bearing his white, bearing his white, I sound is produced, and I is also a vowel. And gemmant in first two lines. Why? Because houses do not end with any punctuation mark, but there is a punctuation mark at the end of the word edge, and that proves that there is an enjambment there. Now we will move towards the explanation of this stanza 3. It explains that if he would be in forest, he would be snarling and spreading the terrorism in villages which at the jungle's edge. He would be frightening the villagers by showing his white fangs and claws and would make destruction. So पोइट ने यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया है टाइगर को कि वो अभी भी इस थर्ड स्टैंजा में भी वो कहाँ है, वो अभी भी जंगल में है. ही वुड बी स्नार्लिंग. स्नार्लिंग क्या है? जो साउंड प्रोड्यूस की गई है टाइगर के थ्रू, दैट इज़ द स्नार्लिंग. एंड स्प्रेडिंग द टेररिज्म इन विलेजर्स. अपने उस साउंड से वो टेररिज्म, डर फैलाएगा, लोगों को डर लग जाए कि टाइगर इज़ अ वेरी वाइल्ड एनिमल एज वी नो दैट. सो वो अपना एक डर फैलाएगा, लोगों को स्केयर करेगा एट द जंगल्स. एट जंगल्स के जो एज होते हैं, जंगल्स के एंड पे आपने देखा कुछ हाउसेज होते हैं, कुछ लोग विलेजेस होते हैं. सो देयर ही वुड बी स्नार्लिंग एंड टेरराइजिंग द villagers or villages. He would be threatening the villagers by showing his white fangs and claws. वो लोगों को डराएगा अपने white fangs, white teeth को देखकर he would threaten the villagers and would make destruction. वो destruction कैसे create कर सकता है? जो villages के जो pet animals होंगे, goat होगी, cows होंगी, buffaloes होंगी, उनको harm करेगा. He would make destruction by killing a number of villagers. So by this he would make this spread terrorism, and would make destruction in these villages which are at the edge of the jungle. Next we have stanza 4. But he locked in a concrete cell, his strengthened behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So when we read the stanza 4th of this poem, what we can conclude, what we can say, that there is no rhyming scheme. Why there is no rhyming scheme? Because the end words cell, bars, cage, visitors do not rhyme with each other. Alliteration, poetic devices used, personification and consonants. Alliteration in behind bars. Okay, so in behind bars we observe that B sound is produced, B sound is repeated, and that's why there's alteration here. B is a consonant word. Next we have personification. Personification, as we know what it is in the whole poem. So it is in the whole poem, as we have discussed, that यहाँ इस पूरी पोएम में पोएट ने एक टाइगर को ह्यूमन क्वालिटी दी है with the help of he. कॉन्सोनेंस कहाँ पे यूज़ हुआ है? his strength में. यहाँ पे जो एस है, हिज के एंड में ऐसा आ रहा है, स्ट्रेंथ की स्टार्टिंग में ऐसा आ रहा है. तो इसे मैं पढ़ा था और पता है कि जो लिमिटेशंस नहीं होती हैं कॉन्सोनेंस में, दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस, इज अ रिपीटेशन ऑफ
consonant sound S in these two words. Next, we will move towards our explanation of the stanza. But unfortunately, tiger is in confined cage. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या आ गई? फर्स्ट सिचुएशन में हमने पढ़ा कि वो कन्फाइंड केज में है जू के. सेकेंड सिचुएशन में हमने सेकेंड स्टैंजा में पढ़ा कि ही इज़ इन जंगल, एंड थर्ड स्टैंजा में पढ़ा कि ही इज़ जंगल. बट इन द फोर्थ स्टैंजा यहाँ पे पोएट ने टाइगर को वापस केज में ला दिया है, वापस कन्फाइंड केज में एक्सप्लेन किया है. अ बिल्डिंग विद बार्स. अब यहाँ पे अब बिल्डिंग विद बार्स बोले. अब बिल्डिंग विद बार्स ऐसी कौन सी बिल्डिंग होगी जिसके पास जिसमें बार्स होंगे? दैट इज़ अ केज. In spite of his power, furious or danger, he tries to control his anger and just live in that cage quietly. He didn't harm or show his anger to the visitors. अब यहाँ पे पोएट ने टाइगर को एक बहुत ही एक तरीके से डेंजरस बोला है, लेकिन उसकी जो पावर है, उसका जो फ्यूरिशनेस है, वो सब बार्स के पीछे दबी हुई है. He tries to control his anger and also he didn't harm. वो हार्म नहीं करता है, अपना जो एंगर है वो शो नहीं करता है टू द visitors because of the presence of these bars which are present in the cage. Next we have stanza 5th. It's our last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So in this stanza we have rhyming scheme which is A, B, C, B. How we can conclude that night not rhyme with any of these three words, that's why A. Eyes no rhyming with any of three words. C. Cars and stars rhymes with each other, that's why B. So we got a vertical alphabetic representation which is A, B, C, B. Enjambment, as you know what is enjambment, last second line, last two lines, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So there is no punctuation mark at the end of the word eyes, and there is a punctuation mark at the end of the stars. So what does it prove? That and stares with his brilliant eyes is incomplete without our line at the brilliant stars. Next we have repetition. As we know repetition what is that? रेपिटेशन क्या है? जिसमें एक वर्ड रिपीट किया गया हो टू और मोर लाइन्स में, एंड ब्रिलियंट वर्ड इज रिपीटेड in our last two lines, therefore there is a repetition in this stanza. Now we will move towards the explanation of the stanza 5th. In this stanza he is expressed hopeless, restless and pathetic tiger. अब इस stanza में पोएट ने उसे किसे? टाइगर को होपलेस माना है, रेस्टलेस मांगा है कि वो उसमें कोई होप नहीं रही है कि दैट ही वुड गेट हिज फ्रीडम बैक, और उसमें कोई वो रेस्टलेस है, उसमें उसको शांति नहीं मिलती है, उसे रेस्ट नहीं मिलता है. एंड एज अ पैथेटिक टाइगर की वो एक पिटी टाइगर बन चुका है. इन डे टाइम ही कुडंट टेक रेस्ट ड्यू टू द इनकमिंग एंड आउट गोइंग ऑफ विजिटर्स. अब ये जो डे टाइम है, तब सुबह के टाइम पे, एज वी नो इफ़ यू हैव गॉन टू अ जू, हम लोग मोस्टली जू डे टाइम में जाते हैं, एंड basically what we do that we go for our entertainment but we disturbs the wild animals of that zoo. So day time में वहाँ जो visitors हैं वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, and that's why he couldn't get rest, he couldn't take rest. And at night, रात में भी at night time भी उसे रेस्ट नहीं मिलता है. why? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पेट्रोलिंग कार्स. जो पेट्रोलिंग कार्स हैं वो मूव करती रहती हैं, वो अपने मूवमेंट में रहती हैं, वो मूव करती रहती हैं जू में, एंड दैट्स व्हाई ही कुडंट टेक रेस्ट. ही ओनली स्टेयर्स द ब्रिलियंट स्टार्स. अब यहाँ पे स्टार्स को ब्रिलियंट बोला है, सो ब्रिलियंट इज आर एडजेक्टिव फॉर स्टार्स एंड एडजेक्टिव फॉर द टाइगर्स eyes. He only stares at brilliant stars with his brilliant eyes. He just asks God, heaven,
why he had been put in this pathetic situation. सो ये जो हमारी लास्ट जो 3 लाइन्स है एक्सप्लेनेशन पार्ट की, वो बहुत ही हार्ट टचिंग है. कैसे कि जो टाइगर है वो अपनी ब्रिलियंट आईज से, अपनी शाइनिंग आईज से जो स्पार्कलिंग स्टार्स हैं उन्हें देखता है. एंड ही जस्ट आस्क्स द गॉड, वो बस गॉड से, हेवन से ही पूछता है दैट व्हाई ही हैड बीन पुट इन दिस पैथेटिक सिचुएशन. उसे इस पिटी, इस करुणापूर्ण सिचुएशन में क्यों डाला है, इस पैथेटिक सिचुएशन में क्यों डाला है, उसका सारा फ्रीडम उसे छीना क्यों गया है. ही इज आस्किंग टू गॉड. So what moral do we get from this poem? I hope you have all liked this poem and got a proper explanation about the stanzas. Now we will understand what's the moral value of this poem. A wild animal must not be kept in a cage or a zoo for the only sake of entertainment for humans. They also have their own life and they can live that on the basis of terms and conditions. To get fun or to earn profit, we cannot use any other's freedom or liberty for our own benefit. So यहाँ पे पोइट ने हमें क्या बताने का ट्राई किया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी भी खुद की एक लाइफ होती है और हम ह्यूमंस अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने फ़न के लिए उनकी लाइफ को यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ अ रॉन्ग वे, दैट इज़ रॉन्ग थिंग. उनकी भी अपनी एक खुद लाइफ होती है, दे कैन लिव देयर ओन लाइफ, वो अपनी खुद लाइफ जी सकते हैं जैसे हम ह्यूमंस जीते हैं ऑन देयर टर्म्स एंड कंडीशंस. वो अपने टर्म्स पर जैसी अपनी लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं. वी कैन नॉट यूज़ एनी अदर्स फ्रीडम, हम किसी और के फ्रीडम को यूज़ नहीं कर सकते. अगर कोई हमारे फ्रीडम को यूज़ करेगा दैट वी विल नॉट लाइक इट. दैट्स वाई वी मस्ट not use any other's freedom to get fun or to earn profit. By this we completed explanation. Let's move towards the question answers. हमने यहाँ पे अपने stanzas के poetry devices समझ लिए, stanzas में जो grammar section है वो समझ लिया, explanation समझ ली. Now it's time to understand some extra questions, not the textbook questions, some extra questions which are related with this poem. Questions and answers. How the poet beautifies the physical characteristics of the tiger. The question is कि पोएट ने किस तरीके से जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टाइगर की उन्हें ब्यूटीफाई किया है. The tiger has bright color strips on his body. His paws are same as the velvet. He has white teeth and claws. जो टाइगर है उसकी बॉडी पे ब्राइट कलर्स हैं, ब्राइट कलर स्ट्रिप्स हैं, उसके पॉज वेलवेट की पैड्स की तरह हैं, उसके टीथ वाइट हैं और क्लॉज शार्प. वाई डज द टाइगर कंट्रोल हिज एंगर. टाइगर अपने एंगर को कंट्रोल क्यों करता है. द टाइगर कंट्रोल्स हिज एंगर बिकॉज देर इज नो स्पेस टू मूव इन साइड द कन्फाइंड केज. हिज फ्रीडम हैज टेकन फ्रॉम हिम for the sake of humans' entertainment. In daytime, he is restless due to the incoming and outgoing of visitors, and at night time, disturbance due to the movement of patrolling cars. टाइगर अपने गुस्से को इसलिए कंट्रोल करता है क्योंकि जिस कन्फाइंड केज में वो रखा गया है वो बहुत छोटा है, वो उसमें मूव नहीं कर पाता, उसका फ्रीडम जो है जू ने छीन लिया है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के एंटरटेनमेंट के लिए. दिन में डे टाइम में उसे आराम नहीं मिल पाता क्योंकि विजिटर्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं, और रात में भी उसे रेस्ट नहीं मिल पाता क्योंकि पेट्रोलिंग कार्स मूव करती रहती हैं. वाई ही वुड बी लर्किंग इन शेडो. वह शेडो के पीछे क्यों छिपता होगा. ही वुड बी लर्किंग इन शेडो टू गेट अ heavy feast or a heavy prey. वह lurking in shadow, वह shadow के पीछे इसलिए छिपता होगा कि जिससे उसे अपना heavy feast और heavy prey, अपना खाना मिल सके, which is deer, जो deer है.
ही वुड हाउ वुड टाइगर शो हिज टेरर? टाइगर अपना डर लोगों को कैसे दिखाएगा? द टाइगर वुड शो हिज टेरर बाय स्नार्लिंग एंड बारिंग हिज वाइट टीथ एंड क्लॉज। टाइगर अपने साउंड प्रोड्यूस करके, स्नार्ल करके, अपने टीथ और क्लॉज को शो करके, विच आर वेरी शार्प, जो बहुत ज़्यादा तीखे हैं, उन्हें शो करके, उन्हें दिखा के लोगों को डराएगा। वॉट मैसेज डज पोएट वॉन्ट टू कन्वे? पोएट कैसा मैसेज लोगों को कन्वे करना चाहता है, लोगों तक पहुंचाना चाहता है? द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट इट इज़ क्रूअल टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल एनक्लोजर्स ऑफ जू अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। सॉरी, यहाँ पे कीप में पी की जगह ओ आ गया, सॉरी फॉर दैट, दिस वन। The poet wants to convey that it is cruel to keep the wild animals in small enclosures of zoo away from their natural habitat. पोएट यहाँ पे ये मैसेज कन्वे करना चाहता है, ये मैसेज बताना चाहता है कि हमें वाइल्ड एनिमल्स को जू में रखना नहीं चाहिए, एनक्लोज नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स का फ्रीडम छीन कर जू में उन्हें एनक्लोज करते हैं, रखते हैं, that it proves that humans are cruel away from their natural habitat। ये बहुत गलत चीज़ है कि हम उनका फ्रीडम छीन कर उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर करते हैं। That's all it is. Thanks. Thank you so much for watching my video. I hope your all doubts and concepts are clear at the end of this video. Thank you so much.